Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, we start learning about sequence alignment. थोड़ा सा हमने देखा था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट क्या होती है। उससे पहले हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी जो थोड़ी सी बेसिक्स थी, आप कह लीजिए कि आपको ताकि थोड़ा सा बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोटीन सीक्वेंसेस के और न्यूक्लिक एसिड को हमने थोड़े से देखे थे। हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स पर मुश्तमिल होती हैं, और ये जो प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड्स का एक की चेंज होती हैं, दीज चेंज आर इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एक्चुअली। और ये पैटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटीन के की क्लास को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि प्रोटीन की क्लास एक्चुअली डिपेंड कर रही होती है इन्हीं अमाइनो एसिड्स की पैटर्निंग के ऊपर ही, जो पैटर्न इनके होते हैं। ठीक है, हमें थोड़ा सा देखा था हमने यहाँ पे एक इंसुलिन की एग्जांपल ली थी कि इंसुलिन जो है बेसिकली हाउ इट लुक्स लाइक, और इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं और किस तरह से चेन जो है वो फॉर्म हो रही होती है। और एक और चीज़ हमने फिर डिस्कस की थी कि जो हमें याद रखनी है सीक्वेंस अलाइनमेंट से पहले, वो लेटर कोड्स हैं। IUPAC लेटर कोड्स थे। हर अमीनो एसिड के स्पेसिफिक कोड्स होते हैं। अब जैसे एल है, जैसे आइसोल्यूसिन के लिए आई यूज़ कर रहे हैं। अब ये IUPAC लेटर कोड्स कहलाते हैं। यू ऑलरेडी नो दिस। तो सीक्वेंस अलाइनमेंट में ये आपको याद रखनी है बात, क्योंकि जब प्रोटीन का सीक्वेंस अलाइन हो गया आता है तो उसके अंदर जो पैटर्न होता है, जो सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस जो लिखा जाता है वो IUPAC लेटर कोड में लिखा जाता है, नॉट इन अ 3 लेटर कोड। ठीक है, वो 3 लेटर कोड में नहीं लिखा जाता, वो IUPAC लेटर कोड में लिखा जाता है। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि IUPAC लेटर कोड अगर A है दैट इज फॉर एलेनिन, R है तो फॉर आर्जिनिन। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने थोड़ा सा और ये देखा था कि DNA सीक्वेंसेस के अंदर हमें क्या बातें पता होनी चाहिए। और DNA के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो उसकी 5 प्राइम 3 प्राइम जो पोजीशंस हैं उसका हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या होती हैं, और किस तरह से फॉस्फेट अटैच करा होता है, किस तरह से बैकबोन जो DNA की फॉर्म हो रही होती है। और हमेशा जो है वो जो रीडिंग होती है एक्चुअली DNA सीक्वेंस की, वो हमेशा ट्रिप्लिकेट कोड की सूरत में होती है। हमेशा ट्रिपल कोड पढ़ा जेनेटिक कोड होता है, एक ट्रिपलेट जेनेटिक कोड होता है जिसको रीड किया जाता है जब अमीनो एसिड्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो हर एक ट्रिपलेट जो कोड होता है बेसिकली, वो ट्रिपलेट कोड एक अमीनो एसिड फॉर्म कर रहा होता है। तो ये हमने थोड़ा सा देखा था। इसमें मैंने बताया था कि बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके लिए भी IUPAC जो बेसिकली इदारा है जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को की नेमिंग कर रहा होता है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स की नेमिंग कर रहा होता है। तो उसने बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स है उसके लिए भी एक लेटर कोड, सिंगल लेटर कोड रखा हुआ है। एडेनिन के लिए A है, यू ऑलरेडी नो दिस ना। साइटोसिन है, गुआनिन है, थायमिन है। तो ये आपको पहले से पता होनी चाहिए। देन हमने स्टार्ट किया था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट होती क्या है, और हमने देखा था कि सीक्वेंस अलाइनमेंट बेसिकली जो है वो एक तरह से मैचिंग को कह रहे होते हैं, यानी अरेंजमेंट को कह रहे होते हैं। यानी आपके पास जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और आपके पास डेटा आता है, फॉर एग्जांपल आप किसी नई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी इक्वलाई की न्यू स्ट्रेन पे आप काम कर रहे हैं, और आपके पास जो है वो आप उसको सीक्वेंस करते हैं, और ये देखने के लिए कि इसका जीनोम का सीक्वेंस है क्या, आप सीक्वेंस करते हैं। अब सीक्वेंस जब आपके पास आ जाएगा तो एक नया स्ट्रेन है, ठीक है, तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस सीक्वेंस का, ये जो आपके पास अननोन सीक्वेंस आ गया है न्यूक्लियोटाइड्स का, जो कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एक डिफरेंट पैटर्न्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रही हैं, ये चारों बेसिस। तो इसका मतलब एक्चुअली क्या है? तो यू शुड गो फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट। क्या मतलब है? आप मैच करके देखोगे, आप मैचिंग करके देखोगे, आप अपना ये अननोन सीक्वेंस जो है आपका, जो क्वेरी सीक्वेंस जिसे हम कह रहे हैं, आप इसे क्या करोगे, इसे मैच करके देखोगे, अलाइन करके देखोगे, इसकी सिमिलैरिटी चेक करोगे विद द
एग्जिस्टिंग रेफरेंस सीक्वेंसेस। एग्जिस्टिंग रेफरेंस सीक्वेंसेस का क्या मतलब है, यानी ऐसे सीक्वेंसेस जो ऑलरेडी डेटाबेस में रिपोर्टेड हैं उनके साथ मैचिंग करके देखोगे। अब ये सारा काम आप मैनुअली नहीं कर रहे हो, तो ये टूल्स होते हैं, उसके लिए हम टूल्स यूज कर रहे होते हैं जो ये सारी अलाइनमेंट, मैचिंग, सिमिलैरिटी, ये तीनों एक ही बातें समझाने के लिए वो चेक करके बता रहे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा सीक्वेंस अलाइनमेंट जो होती है वो हमेशा एक अननोन सीक्वेंस और नोन सीक्वेंस के दरमियान में होती है। अब अननोन सीक्वेंस जो है वो बेसिकली उसे हम क्वेरी सीक्वेंस कह रहे होते हैं, और जो नोन सीक्वेंस है उसे हम रेफरेंस सीक्वेंस कह रहे होते हैं। या हमने थोड़ा सा एक देखा भी था एग्जांपल, एज एन एग्जांपल हमने यहाँ कि ये क्वेरी सीक्वेंस है, बेसिकली ये रेफरेंस सीक्वेंस है, और ये अलाइनमेंट ये बता रही है कि दे आर मैचिंग, मतलब मींस के ये अगर यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस में गुआनिन एंड साइटोसिन थायमिन है, तो इस वाले सीक्वेंस में भी, रेफरेंस सीक्वेंस में भी सिमिलर मैचिंग है। इसी तरह से यहाँ देखो तो ये भी इसी तरह से सिमिलर मैचिंग है, लेकिन यहाँ पे गैप्स हैं जो हमने आगे डिस्कस किया था कि बेसिकली गैप्स क्या होते हैं और ये क्यों इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। हमने थोड़ा सिग्निफिकेंस देखी थी कि भाई क्यों करते हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट, तो हमने देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस मैच कर रहा होगा रेफरेंस सीक्वेंस के साथ डेटाबेस में, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपको जो है वो एवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। ये पता चल रहा होता है कि भाई देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जी ये जो आपने सीक्वेंस, आपका अननोन सीक्वेंस है, जो क्वेरी सीक्वेंस आपने लिया है जिस भी स्पीशी का है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसका रेफरेंस सीक्वेंस वाली स्पीशी के साथ जो है वो एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, मतलब दे आर कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन। ठीक है, दूसरा जब सेम सीक्वेंस होता है, मैच हो रहा होता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इन दोनों का फंक्शन भी सेम हो। क्या मतलब है कि दे फॉर्म द सेम मैसेंजर आरएनए एंड द सेम प्रोटीन, ये सेम प्रोटीन बनाए। और तीसरा, देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी कि जी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हो वो भी दोनों सीक्वेंसेस का सेम जो है वो हो सकता है। इसके अलावा हमने जो है वो ये डिस्कस किया था कि कुछ पैरामीटर्स हैं आपने याद रखने होते हैं जब हम सीक्वेंस अलाइनमेंट करने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस अलाइनमेंट में एक तो जो है वो ये कि हम कब कहेंगे कि सीक्वेंस की जो सिमिलैरिटी है या जो सीक्वेंस की आइडेंटिटी है या जो सीक्वेंस अलाइन हो रहा है, तो उसकी अलाइनमेंट का क्राइटेरिया क्या होगा। तो हम कह रहे होते हैं कि जिस वक्त 20, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो एटलीस्ट 25 अमाइनो एसिड्स मैच करने चाहिए हैं क्वेरी सीक्वेंस के रेफरेंस सीक्वेंस के साथ, तो हम कहेंगे कि ये जी होमोलोगस प्रोटीन है, यानी ये कह सकते हैं कि जी दे कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन। होमोलोगस के लिए यही मतलब टर्म होती है ना कि दे एक्चुअली कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन। तो होमोलोगस की टर्म हम उसी वक्त यूज करेंगे जब 25% अमाइनो एसिड्स मैच कर रहे होंगे, अगर प्रोटीन का केस है, जबकि डीएनए के केस में 70% तक जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का मैच करना जरूरी है। देन वी विल लेबल दैट क्वेरी सीक्वेंस एज अ होमोलोगस, जो है वो एज लाइक अ रेफरेंस सीक्वेंस। तो हम उसको उसी वक्त लेबल करेंगे होमोलोगस जब 70% तक आइडेंटिटी सिमिलैरिटी होगी। अब यहाँ दो टर्म्स है, आइडेंटिटी, सिमिलैरिटी, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा अभी। एक और चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी ई वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। और मैंने बताया था कि ई वैल्यू कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ई वैल्यू एक्चुअली बता रही होती है कि आपने जो सीक्वेंस अलाइनमेंट की है, वो सीक्वेंस अलाइनमेंट का जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो रिजल्ट ऑथेंटिक है, मतलब वो रिजल्ट जो है बाय चांस तो नहीं है, बाय एरर तो नहीं है, और वो रिजल्ट मतलब यूजेबल है, ऑथेंटिक है। तो ई वैल्यू एक्चुअली आपको ये बता रही होती है। और जितनी कम ई वैल्यू होगी नियर टू जीरो, इसका मतलब है उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट मैचिंग होगी, यानी उतनी ज़्यादा अलाइनमेंट आपकी सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा देखा था।
और उसके अलावा जो है गैप पेनल्टी के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था, ये गैप पेनल्टी क्या होती है। गैप्स का मैंने बताया था कि बेसिकली गैप्स क्या होते हैं। गैप्स से पहले जो एक टर्म थी वो इंडेल थी, जो मैंने बताई थी। इंडेल बेसिकली इंसर्शन डिलीशंस को कह रहे होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, और ये इंसर्शन डिलीशंस बेसिकली म्यूटेशंस ही होती हैं, ठीक है। और जब ये म्यूटेशंस किसी सीक्वेंस में आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपका क्वेरी सीक्वेंस है और उसमें इंडेल्स की वजह से इंसर्शन डिलीशंस आ गई हैं, तो इसका जो सीक्वेंस है वो इट विल चेंज फ्रॉम रेफरेंस सीक्वेंस, मतलब रेफरेंस में जो डेटाबेस में पहले से ऑलरेडी रिपोर्टेड सीक्वेंसेस है उससे थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्यों, किसी जगह पे जहाँ पे पहले गुआनिन होनी चाहिए थी वहाँ गुआनिन की जगह साइटोसिन लगी हुई है क्योंकि डिलीशन हो गई है, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई इंसर्शन हो गई है तो एडेनिन लगी हुई है गुआनिन से पहले। तो ये बेसिकली इंडेल्स बेसिकली ये क्या करती हैं, ये म्यूटेशंस होती हैं और इन म्यूटेशन के नतीजे में गैप्स प्रोड्यूस होते हैं। अब गैप्स प्रोड्यूस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जिस वक्त अलाइनमेंट होती है, तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में डिटेल में कि जब अलाइनमेंट होती है तो अलाइनमेंट के अंदर हम ये देखना होता है कि बेसिकली ये जो सीक्वेंस है, क्वेरी सीक्वेंस है, ये रेफरेंस सीक्वेंस के साथ मैच कर रहा नहीं कर रहा है। लेकिन सम टाइम इट हैपेंस कि जी आगे का एक बेस पे मैच नहीं कर रहा होता, एक न्यूक्लियोटाइड मैच नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर आप उससे दो न्यूक्लियोटाइड्स आगे जाएं तो जो कंप्लीट सेट है न्यूक्लियोटाइड्स का आगे वाला वो कंप्लीटली मैच कर रहा होता है विद द रेफरेंस सीक्वेंस। लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो यहाँ पे दो न्यूक्लियोटाइड मैच नहीं कर रहे, तो अब यहाँ देखो यहाँ पे जो सिमिलैरिटी नजर आ रही है अलाइनमेंट की वो 50% से भी कम नजर आ रही है। लेकिन इफ यू इंट्रोड्यूस हेयर गैप्स या दो गैप्स इंट्रोड्यूस कर दी जाए तो आगे का सारा सीक्वेंस वो मैच कर रहा है, ये पूरा सीक्वेंस मैच कर रहा है विद दिस सीक्वेंस। इसका मतलब है यहाँ पे क्या हुआ है, क्वेरी सीक्वेंस में डिलीशन हो गई है, यानी यहाँ पे इंडेल्स की वजह से क्या हुआ है, यहाँ डिलीशन हो गई है, जिसकी वजह से सीक्वेंस थोड़ा चेंज हो गया इस सीक्वेंस से। हालांकि ये सीक्वेंस और ये सीक्वेंस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ तुम्हें 99% तक सिमिलरिटी नजर आ रही है, ठीक है। तो गैप्स इंट्रोड्यूस करने से मैचिंग जो है वो क्या हो गई, अलाइनमेंट जो है वो क्या हो गई, बेसिकली आपकी और सिग्निफिकेंट हो गई है, ठीक है। तो अब जब हम गैप्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो गैप्स के लिए हमें एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है, जिसे हम आप कह लीजिए कि एक स्कोरिंग सिस्टम होता है। गैप्स की जो पेनल्टीज होती है बेसिकली ये इटसेल्फ एक स्कोरिंग सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जाता है जब हम अलाइनमेंट की स्कोरिंग करते हैं। एक्चुअली ये सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, एल्गोरिथम्स मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, सारे के सारे मैथमेटिकल प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं, स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स होते हैं जो यूज़ किए जा रहे होते हैं स्कोरिंग के लिए ना। तो उसमें से एक पैरामीटर जो है वो गैप पेनल्टी का भी होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली जब भी गैप इंट्रोड्यूस होता है उसके लिए एक स्कोरिंग सिस्टम है जो कि यूज होता है जब टोटल अलाइनमेंट का स्कोर कैलकुलेट होता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था आई थिंक। और इसके अलावा जो हमने एक चीज थी और वो ये स्कोर्स थे। एक्चुअली ये स्कोर्स अगर आप देखो ये टोटल स्कोर्स हैं, ये अलाइनमेंट के स्कोर्स हैं। अब यहाँ गैप्स का भी ये जो है वो बता रहा है, ठीक है, और इस तरह से ये सिमिलैरिटी भी बता रहा है, आइडेंटिटी भी बता रहा है। अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली इसको रीड कैसे कर रहे होते हैं। ये जब हम एक टूल यूज करेंगे इसके लिए जो अलाइनमेंट के लिए यूज किया जाता है जिसे ब्लास्ट कहते हैं, वो टूल जब हम यूज करेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन एक चीज याद रखने वाली यहाँ पे है कि बेसिकली जो स्कोर होता है ना ये हम इंडिविजुअली नहीं देख रहे होते। मतलब कि अगर यहाँ पे ये स्कोर अगर इसका हाईएस्ट आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हाईली सिग्निफिकेंट है। एक्चुअली हमें इस स्कोर के साथ साथ ई वैल्यू को भी देखना होता है। जब तक आप साथ में ई वैल्यू को नहीं देखोगे आप उस वक्त तक ये नहीं कह सकते कि ये स्कोर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ आप स्कोर के ऊपर नहीं जाते हो बल्कि आप क्या करते हो, ई वैल्यू को भी जो है वो देख रहे होते हो, उसके बाद ही आप कहते हो कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, अब जो एक चीज मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो कुछ डिफरेंसेस है टर्म्स के अंदर ना, कुछ टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं जैसे सीक्वेंस होमोलॉजी, ठीक है, और एक और टर्म है सीक्वेंस सिमिलैरिटी। अब इन दोनों टर्म्स के अंदर बेसिकली
क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जरा इसको समझ लीजिए कि सिमिलैरिटी और होमोलॉजी बेसिकली ये दो टर्म्स हैं जो यूज हो रही होती हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट में, और अक्सर लिटरेचर में भी, अगर आप साइंटिफिक लिटरेचर में भी देखोगे तो ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबली यूज हो रही होती है। हालांकि ये दोनों टर्म्स बिल्कुल डिफरेंट हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे के रिप्लेसमेंट पे यूज हो रही होती है, विच इज रॉन्ग, ठीक है। तो सीक्वेंस होमोलॉजी और सीक्वेंस सिमिलैरिटी में क्या फ़र्क है? तो याद रखिए कि सीक्वेंस होमोलॉजी जो बेसिकली वर्ड है वो बेसिकली एक क्वालिटेटिव वर्ड है। क्या मतलब है कि वो एक्चुअली एक कंक्लूसिव वर्ड है जो ये बता रहा होता है कि आपका जो सीक्वेंस है उसका रेफरेंस सीक्वेंस के साथ क्या कॉमन एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, यानी क्या दोनों सेम ओरिजिन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, यानी दोनों का क्या कॉमन एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है, यानी दोनों सेम ओरिजिन से बिलोंग करते नहीं करते, ठीक है। तो ये बेसिकली एक क्वालिटेटिव टर्म है सीक्वेंस होमोलॉजी, ठीक है। जबकि सीक्वेंस सिमिलैरिटी जो टर्म है ना, वो सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्वांटिटेटिव टर्म है। क्या मतलब है? आपका क्वेरी सीक्वेंस आपके रेफरेंस सीक्वेंस के साथ कितना मैच करता है, 40% मैच करता है, 40% सिमिलर है, 50% सिमिलर है, 60% सिमिलर है, 70% सिमिलर है, यानी यहाँ पे क्वांटिटेटिव वे में आप बता रहे हैं कि सिमिलैरिटी है कितनी। लेकिन अगर हम होमोलॉजी की बात करते हैं तो होमोलॉजी के अंदर बेसिकली वो कंक्लूसिव टर्म है, क्वालिटेटिव टर्म है, आया एंसेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है। ये दो ही बातें हो सकती हैं, तीसरी बात नहीं है। 70% रिलेशनशिप नहीं होता, 40% रिलेशनशिप नहीं होता, तो रिलेशनशिप है, क्वेरी सीक्वेंस का रेफरेंस सीक्वेंस का एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप है या नहीं है, दे कम फ्रॉम सेम ओरिजिन, या तो है सेम ओरिजिन से या नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 40% है और 40% और 50 60% नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिमिलैरिटी की, तो सिमिलैरिटी इज इटसेल्फ क्वांटिटेटिव टर्म। हम कहेंगे कि जी ये 40% तक सिमिलर है, ठीक है। जिस तरह हमने अभी स्टार्टिंग में कहा कि जी जो क्राइटेरिया होता है अलाइनमेंट का, वो क्या होता है कि 25% तक अमाइनो एसिड्स मैच कर जाए किसी भी दो प्रोटीन्स के, तो दे आर होमोलोगस, ठीक है। यानी 25% दैट वाज सिमिलैरिटी वी डिस्कस बिफोर ना, वो सिमिलैरिटी थी। इसी तरह से हमने कहा न्यूक्लियोटाइड 70% तक क्वेरी सीक्वेंस के और रेफरेंस सीक्वेंस के मैच कर जाए, तो हम कहेंगे कि ये जो दोनों सीक्वेंसेस हैं, क्वेरी और रेफरेंस सीक्वेंस, दे आर होमोलोगस, मींस दे कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन, ठीक है। तो ये जरा क्लियर रखना अपने जहन में कि सीक्वेंस होमोलॉजी और सीक्वेंस सिमिलैरिटी, दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स दैट आर कंफ्यूजिंगली यूज्ड इंटरचेंजेबली, लेकिन ये दोनों अलग अलग बातें हैं। एक क्वालिटेटिव टर्म है और दूसरी जो टर्म है वो एक क्वांटिटेटिव टर्म है, जो बता रही होती है कि कितनी परसेंट तक सिमिलैरिटी है, यानी नंबर बता रही होती है। लेकिन होमोलॉजी कोई नंबर नहीं बता रही होती, वो डायरेक्टली बता रही होती है दे कम फ्रॉम द सेम ओरिजिन, यस और नो, ठीक है। इसी तरह से एक और टर्म है जो यूज की जाती है, दैट इज सीक्वेंस आइडेंटिटी। ये भी आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे मैंने बताया था कि ये टर्म यहाँ पे, ये आइडेंटिटी एंड सिमिलैरिटी, इसका मतलब क्या है? अब देखो, आइडेंटिटी सीक्वेंस अगर हम बात करें न्यूक्लियोटाइड्स की ना, तो न्यूक्लियोटाइड्स की अगर हम बात करते हैं, डीएनए की हम बात करते हैं, आरएनए की अगर हम बात करते हैं, तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी और सीक्वेंस आइडेंटिटी बोथ आर द सेम टर्म्स, ठीक है। जब भी आप न्यूक्लियोटाइड्स की बात करोगे तो दोनों टर्म्स का मतलब एक ही है, चाहे सीक्वेंस सिमिलैरिटी हो चाहे वो सीक्वेंस आइडेंटिटी हो, ठीक है। तो ये ध्यान में रहे कि ये जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करेंगे तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी और सीक्वेंस आइडेंटिटी बोथ आर द सेम टर्म्स, दोनों का एक ही मतलब होता है। लेकिन जब हम प्रोटीन सीक्वेंसेस की बात करते हैं तो याद रखिए ये दोनों बातें अलग अलग हैं। प्रोटीन सीक्वेंसेस की जब हम बात करेंगे तो सीक्वेंस सिमिलैरिटी एक अलग चीज है, सीक्वेंस आइडेंटिटी एक अलग चीज है, ठीक है। अब जब हम प्रोटीन सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर क्वेरी सीक्वेंस पे स्टार्टिंग में एलानिन लगा हुआ है,
ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो उसके जो कंपैरिजन में रेफरेंस सीक्वेंस के ऊपर अमाइनो एसिड लगा वो एलेनिन ही होना चाहिए, ठीक है। अगर वैलिन लगा हुआ है तो वैलिन ही होना चाहिए, ठीक है। आप समझ रहे हैं? अगर वहां पे सिमिलर अमाइनो एसिड नहीं लगा हुआ, यानी एग्जैक्टली 100% सिमिलर अमाइनो एसिड नहीं लगा हुआ, तो हम उसको आइडेंटिटी नहीं कहते। कैसे? ये देखो, अब देखो आइडेंटिटी, अगर तुम यहाँ देखो, अब सीक्वेंस आइडेंटिटी अगर तुम यहाँ देखो, इस वाले ये जिस हाईलाइट किया हुआ है इसको, अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो अमाइनो एसिड लगा हुआ है वो एच है, तो ये देखो क्वेरी सीक्वेंस में जो लगा हुआ है, और ये बेसिकली रेफरेंस सीक्वेंस है, ठीक है। ये अलाइनमेंट के रिजल्ट्स बता रहे हैं, ये बेसिकली सारा का सारा अलाइनमेंट का रिजल्ट्स है। ये प्रोटीन अलाइनमेंट हुई हुई है, बेसिकली उसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अब अगर तुम इसको देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले क्वेरी सीक्वेंस को देखो, तो तुम्हें यहाँ नजर आएगा कि यहाँ जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनके जो करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड्स हैं जो कि रेफरेंस सीक्वेंस पे हैं, दे आर 100% सिमिलर। अगर यहाँ पे एच है तो यहाँ पर भी एच है, यहाँ पे एल है तो यहाँ पर भी, और यहाँ पर अगर जी है, तो अगर तुम देखो तो रेफरेंस सीक्वेंस में भी जो करस्पॉन्डिंग अमाइनो एसिड लगा हुआ है वो एग्जैक्टली 100% सिमिलर है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? सीक्वेंस आइडेंटिटी का मतलब है, इन अ वेरी सिंपल मीनिंग, के सीक्वेंस आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि 100% कोई चीज सिमिलर है, यानी 100% एग्जैक्ट रेजिड्यू ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होगा कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस के अंदर, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस वही रेफरेंस सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सीक्वेंस सिमिलैरिटी क्या होती है? जब हम प्रोटीन सीक्वेंसेस की बात करते हैं, सीक्वेंस सिमिलैरिटी का मतलब ये होता है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, पहले तो ये समझ लो कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो कि जिनके जो फंक्शंस है, जो जिनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। दे आर सिमिलर टू ईच अदर। एक की जगह कोई दूसरा भी आ जाए तो बिकॉज दे हैव अ सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, दे हैव सिमिलर फंक्शनल और फिजियोकेमिकल करेक्टरिस्टिक्स, तो कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। वो भी वही काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो इंटरचेंजेबली एक दूसरे के साथ अगर रिप्लेस हो जाएं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ता। तो सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि जो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हुए हैं, वो जो अमाइनो एसिड्स हैं, दे हैव सिमिलर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के साथ, सिमिलर नहीं है, लेकिन दे हैव सिमिलर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके जो फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर सेम, दे कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर ना, ठीक है। अब अगर तुम इस यहाँ पे देखो तो यू कैन यू गाइस क्लियरली सी के यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में अगर तुम देखो तो ये क्वेरी सीक्वेंस है, ठीक है, जो कि अननोन सीक्वेंस है, ये आपका रेफरेंस सीक्वेंस है। अगर इसमें तुम देखो तो यहाँ पे इस पोजीशन पे फॉर एग्जांपल यहाँ अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्वेरी सीक्वेंस में वैलिन लगा हुआ है, जबकि रेफरेंस सीक्वेंस में आइसोल्यूसिन लगा हुआ है। Valine and isoleucine have similar physiochemical characteristics, ठीक है। तो क्योंकि इनके दोनों के सेम फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो प्रोटीन के फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इसका मतलब है ये जो अलाइनमेंट इसने की है, ये जो बेसिकली अगर यहाँ पे ये प्लस का साइन बता रहा है, तो दे हैव सिमिलैरिटी नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। इट शोज एक्चुअली सिमिलैरिटी कि भाई इन दोनों अमाइनो एसिड्स का सिमिलर फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से अगर तुम यहाँ देखो तो ये Y और यहाँ पे H है, तो दे हैव अ सिमिलर फिजियोकेमिकल properties. That's the reason why they actually just mention a positive sign, ठीक है। जबकि जहाँ पे आइडेंटिटी है तो दे इफ आइडेंटिकल, तो यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल जो है वो G है और यहाँ पर भी अमाइनो एसिड सिमिलर वही अमाइनो एसिड मौजूद है, ठीक है।
तो आइडेंटिटी और सिमिलैरिटी, जब हम प्रोटीन सीक्वेंसेस की बात करेंगे उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली आइडेंटिटी इज 100% मैचिंग एंड सिमिलैरिटी इज बेसिकली अ मैचिंग ऑफ फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ना, सही है। तो ये दो डिफरेंस है इसके अंदर, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जब डीएनए की बात करेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ द टर्म्स, आइडेंटिटी सिमिलरिटी बोथ आर सेम। अच्छा, अब आगे अगर हम आ जाए तो इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, ये जो आइडेंटिटी है, जो सिमिलैरिटी है, इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन के लिए एक फार्मूला है, आप इसको वैसे आप अच्छा अच्छा आमतौर पे क्योंकि ये कैलकुलेट किया नहीं जाता है ये, क्योंकि हम टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ मैनुअल कैलकुलेशंस ना, क्योंकि ऑलरेडी जो है हमारे पास टूल्स हैं, तो हमारे पास डायरेक्टली टूल्स जो हमें जो है वो डिस्प्ले कर देते हैं रिजल्ट कि भाई ये अलाइनमेंट का आपका स्कोर है और ये आपका सीक्वेंस अलाइन इस तरह से हो रहा है, तो आप डायरेक्टली उसको जाके इंटरप्रेट कर सकते हो, तो यू डोंट नीड मैनुअल कैलकुलेशंस। लेकिन बहरहाल एक फार्मूला है दिया हुआ है कि आप सीक्वेंस सिमिलैरिटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसका बड़ा सिंपल है कि जो आप आपके जो रेसिड्यूज है, जो अमाइनो एसिड्स हैं, दोज हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिनके सिमिलर फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, देन डिवाइड बाय जो टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं आपके क्वेरी सीक्वेंस में और टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं आपके रेफरेंस सीक्वेंस में, उसके साथ इसको फर्दर डिवाइड कर लें, उनको पहले प्लस कर लें एंड देन फिर आप इसको 100 से एक्चुअली मल्टीप्लाई कर लें। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला है सिमिलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए कि आप क्या करें कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं, इसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जिनके फिजियोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, दूसरी टोटल नंबर ऑफ क्वेरी सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स, टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और उसको आप कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने आइडेंटिटी कैलकुलेट करनी है तो वो भी बहुत आसान है, उसको भी आप मैनुअली कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो कि आइडेंटिकल है, उनका नंबर आपको पता होना चाहिए। और जब आपको ये नंबर पता चल जाए तो आपको जस्ट उसका टोटल नंबर ऑफ क्वेरी सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स और टोटल नंबर ऑफ रेफरेंस सीक्वेंस के अमाइनो एसिड्स के साथ आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज फार्मूलाज ना, लेकिन जस्ट एक बताने के लिए कि आप इसको कर सकते हैं, हमें इसको करने की जरूरत नहीं होती है वैसे। अच्छा, यहाँ तक तो हमने सीक्वेंस अलाइनमेंट की कुछ बेसिक टर्म्स देख ली। सीक्वेंस अलाइनमेंट्स के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, ये प्रोग्राम्स आगे आएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे बस एक ओवरव्यू देता हुआ चला जाऊँ कि 1970 में एक्चुअली सीक्वेंस अलाइनमेंट के प्रोग्राम्स का आगाज़ किया, सीक्वेंस अलाइनमेंट का बाकायदा आगाज़ किया गया था कि जब आपके पास जो है वो सीक्वेंसिंग का डेटा आना शुरू हुआ था, तो पीपल आर थिंकिंग कि जी इसको किस तरह से एनालाइज किया जाए। तो डिफरेंट अलाइनमेंट प्रोग्राम्स जो है, सबसे पहला जो अलाइनमेंट प्रोग्राम था वो नीडलमैन वॉन्श ने एक्चुअली पेश किया था। अभी ग्लोबल अलाइनमेंट एल्गोरिथम, ये बेसिकली हम डिस्कस करेंगे आगे, ग्लोबल अलाइनमेंट क्या होती है, लोकल अलाइनमेंट क्या होती है। तो जस्ट यहाँ समझ लीजिए कि 1970 में नीडलमैन वॉन्श ने जो है वो इसका आगाज़ किया था। डॉट प्लॉट एक प्रोग्राम है, वो भी अलाइनमेंट का एक प्रोग्राम है। गिब्स एंड मैकलिंटायर ने बेसिकली उसको स्टार्ट किया था, और 1981 में स्मिथ वाटरमैन। अब ये डिफरेंट ना, अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कह रहे हैं ना, ये जो कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस होते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली एल्गोरिथम्स कहला रहे होते हैं। तो अब ये डिफरेंट प्रोग्राम्स इन्होंने बाकायदा फॉर्मुलेट किए थे। अब ये डिफरेंट पीरियड्स के अंदर किए, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो ब्लास्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जो आपको नजर आ रहा है 1990 के अंदर, जो मैं एक्चुअली बताना चाह रहा हूँ वो ये वाला टूल है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला टूल है, इसकी हम लैब भी करेंगे। तो ये ब्लास्ट, इसको बेसिकली कहते हैं बेसिक वी फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, ब्लास्ट। ठीक है, ये वाला ब्लास्ट नहीं है, ये बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है। अभी जो बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल है, ये बेसिकली 1990 के अंदर आया था, और ये जो टूल था ना, इज इज अ वेरी
गुड एट यूज। जितने इससे पहले टूल्स थे, जो एल्गोरिथम्स थे, प्रोग्राम्स थे अलाइनमेंट के, दे आर वेरी स्लो इन देयर स्पीड ना। तो बेसिकली ये जो ब्लास्ट था, ये ब्लास्ट एक ब्लास्ट और दूसरा फास्ट है, कॉर्ड सीक्वेंस प्रोग्राम भी था अलाइनमेंट का, वो ये फास्ट है था। फास्ट ए बी इज अ वेरी वेरी गुड इन स्पीड ना, जब हम अलाइनमेंट की बात करें। तो इन दोनों मेथड्स को ना ह्यूरिस्टिक मेथड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक का क्या मतलब है? ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है, अब ये लफ्ज ह्यूरिस्टिक आ गया है, इनको ह्यूरिस्टिक मेथड भी कह रहे होते हैं। अच्छा, अब जो पुराने वाले प्रोग्राम थे, मैंने बताया कि दे आर वेरी स्लो ना, उनकी उसकी जो स्पीड थी, अगर आप उसकी अलाइनमेंट करने चले जाओ तो टेक्स टू लॉन्ग टाइम। इवन इवन इफ इट इज a sequence of 100 base pairs, तो अगर 100 base का sequence है तो it takes uh, hours to actually align that 100 base pair sequence। तो इतना ज़्यादा टाइम ये एक्चुअली गेन कर रहे होते थे। तो ह्यूरिस्टिक मेथड बेसिकली जब 1990 के अंदर ब्लास्ट और 88 के अंदर फास्ट स्टेज सीक्वेंस इंट्रोड्यूस कराया गया, अलाइनमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराए गए, तो ये बेसिकली इनको ह्यूरिस्टिक मेथड इसलिए कहा जाता है कि दे इनकी ये जो रिजल्ट्स इनके आ रहे होते हैं, ये दैट आर नॉट गारंटीड, बट दे आर गुड इनफ। मतलब कि ये रिलायबल होते हैं। ऐसा नहीं कि इनके जो रिजल्ट्स होते हैं अलाइनमेंट के वो रिलायबल नहीं होते, दे आर रिलायबल बट दे आर नॉट गारंटीड, ठीक है। यानी अगर आप रिजल्ट्स की बात करेंगी तो जो रिजल्ट्स की बात करेंगे तो जो पहले वाले मेथड्स हैं, नीडलमैन वॉन्च मेथड्स हैं और दूसरे मेथड्स हैं, इनके क्योंकि दे वर वेरी स्लो बट देयर रिजल्ट्स आर बेटर देन ब्लास्ट, ठीक है। तो ब्लास्ट के जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली वो गारंटेड नहीं होते, ठीक है, लेकिन दे आर रिलायबल। ऐसा भी नहीं है कि ये बिल्कुल ही, मतलब कि आप ये कहें कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होते, नहीं, दे आर वर्क ओके। मतलब इसका मतलब ये होता है कि दे यू कैन रिलाई ऑन दिस, ठीक है, बट नॉट गारंटेड। 100% तो कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन यू कैन रिलाई ऑन दी अलाइनमेंट रिजल्ट्स ऑफ ब्लास्ट, ठीक है। इसलिए इनको ह्यूरिस्टिक मेथड कह रहे होते हैं। स्टेफन एल्शुअल ने सबसे पहले ये डेवलप किया था टूल, और 1990 के अंदर एनसीबीआई जो है वो, एनसीबीआई बेसिकली इदारा था जहाँ ये फॉर्म हुआ था, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, ठीक है। और अगर आप सिर्फ ब्लास्ट टूल को देख लो तो जो एल्शुअल का पेपर है जो उसने पब्लिश किया था 1997 में, वो पेपर ब्लास्ट के ऊपर जो है वो मोर देन 26,000 टाइम्स साइट हो चुका है। मतलब 26 मोर देन 26,000 टाइम्स लोगों ने इसको अपने 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 एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया है और उसको साइट किया है, उसको रेफर किया है, रेफरेंस उसका दिया है। तो इतना ज़्यादा कॉमनली यूज टूल है ब्लास्ट। और अब इस वक्त तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो हम कह रहे हैं कि हम ये कहते हैं ह्यूरिस्टिक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर अपग्रेडेशन हुई है और इसके रिजल्ट्स, नाउ द रिजल्ट्स आर वेरी गुड। इनके जो रिजल्ट्स हैं ब्लास्ट के, नाउ दे आर वेरी गुड। अब हम इसको किसी भी जो है वो सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड इट इज़ मच मच बेटर देन एनी अदर टूल। तो ये सबसे कॉमनली यूज इस्तेमाल, सबसे इजी टू यूज टूल है जो कि सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। ब्लास्ट को हम बहुत डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ब्लास्ट का जो टूल है वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है और इसको जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है अलाइनमेंट करने के लिए, और उसके रिजल्ट्स को किस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। तो यहाँ तक तो थोड़ा सा एक सीक्वेंस अलाइनमेंट का इंट्रोडक्शन हो गया। तो अब हम जो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वो है पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट ना, कि हम टाइप्स डिस्कस करेंगे पहले ना, कि सीक्वेंस अलाइनमेंट एक्चुअली होती कितने टाइप की है, ठीक है। और उसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ग्लोबल अलाइनमेंट क्या है और जो है वो लोकल अलाइनमेंट क्या है। तो नेक्स्ट हम पेयर वाइज सीक्वेंस अलाइनमेंट डिस्कस करेंगे।